डोनाल्ड ट्रंप जंग की मुनादी पीटने को बेकरार हैं, युद्धपोत तैनात हैं, फाइटर जेट्स रेडी हैं। ट्रंप को लगा था कि जिगरी यारों की सोहबत है, काम आसान होगा। सऊदी है, यूएई है, कतर है, सब साथ देंगे। लेकिन ऐन मौके पर दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कह दिया है कि न जमीन देंगे न आसमान। आप कहेंगे जमीन और आसमान ही तो है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि उन्हें डर इस बात का नहीं है कि ईरान मजबूत है और जवाब देगा। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ईरान बिखर न जाए। तो क्या वो अचानक से ईरान के दोस्त हो लिए? शिया सुन्नी झगड़े का क्या हुआ? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों में से 4 देश सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ये नहीं चाहते कि ईरान की सरकार गिरे। इनमें से 3 सऊदी, कतर और ओमान एक्टिवली ट्रंप को मनाने में जुटे हैं। साहब बाज आ जाइए, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में छपी है और इन देशों ने इसका खंडन भी नहीं किया है। सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान इस वक्त अमेरिका में है। खबर है कि ईरान पर भी बातचीत होने वाली है। हालांकि जीसीसी में बहरीन का सुर अलग है। वो चाहता है कि हमला हो जाए ताकि ईरान का किस्सा ही खत्म हो और उसकी सुरक्षा का डर मिटे। इसके अलावा कुवैत चुप है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और ओमान के रुख को कैसे समझा जाए? इसके पीछे कोई कूटनीतिक लिहाज नहीं है, ना तो ईरान से कोई याराना है, न विचारधारा का मेल जोल है। मामला है सर्वाइवल का, जान बचाने की जद्दोजहद। गल्फ वाले जानते हैं कि उनका आशियाना शीशे का है और पड़ोस पथरीला है। डर यह है कि कहीं पत्थर ईरान से भी ना आने लगे। पॉइंट्स में समझिए। पहली वजह है अस्थिरता का डर। इराक की मिसाल महज 23 बरस पुरानी है। 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया था। दावा था कि लोकतंत्र आएगा। आया क्या? गृह युद्ध। सद्दाम तो गए, लेकिन इराक बिखर गया। जगह बनाई हथियार बंद गुटों ने। अंजाम यह कि आज तक इराक पूरी तरह स्थिर नहीं हो सका है। सऊदी को डर है कि ईरान में भी इतिहास खुद को दोहरा सकता है। फिर खाड़ी देशों ने अपने इर्द गिर्द कई गृह युद्ध देखे हैं। सीरिया और लीबिया मिसाल हैं। सीरिया 14 बरस तक सुलगता रहा। फिलवक्त यमन और सूडान में आग लगी ही हुई है। अगर ईरान में ऐसा हुआ तो क्या होगा? तबाही का स्तर और भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरान इराक से करीब 4 गुना बड़ा है। आबादी में 3.5 गुना। 9 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ। इसमें शिया इस्लाम समुदाय तो है ही, अल्पसंख्यक कुर्द और बलूच भी हैं। अगर केंद्रीय सत्ता हटी तो ये लोग भी अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठा सकते हैं, जिससे खून खराबा और भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ा डर यह है कि ईरानी फौज के हथियारों का क्या होगा, परमाणु ठिकानों का क्या होगा, उनका रिमोट किसके हाथ में जाएगा। अगर वाकई ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम का बचा खुचा भंडार है तो उसका क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि अराजकता के माहौल में ये हथियार किसी चरमपंथी गुट के हाथ लग जाएं। इसके अलावा एक रेफ्यूजी कंसर्न भी है गल्फ देशों के लिए। अगर गृह युद्ध छिड़ा तो लोग भागेंगे, शरणार्थियों का सैलाब आएगा जिसे संभालना उनके लिए नामुमकिन होगा। नक्शा देखिए, ईरान को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो 13 देशों से घिरा है। 7 देशों से ज़मीनी सीमा है: इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके अलावा समंदर के रास्ते 6 गल्फ के देश जुड़ते हैं: कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। खाड़ी के देश ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते। अगली वजह है इजराइल फैक्टर, यानी इजराइल का बढ़ता कद। खाड़ी के मुल्कों को डर है कि अगर ईरान गिरा तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, वो अनचेक्ड हो जाएगा। सऊदी अरब के लिए सुभीता था कि इजराइल और ईरान आपस में लड़ते रहें, दोनों बिजी रहें, ताकि एक तरह का बैलेंस बना रहे। ईरान अपनी सत्ता बचाने में मशगूल रहे और इजराइल उसे रोकने में। सऊदी के लिए यह स्थिति मुफीद थी। इजराइल एक ढाल जैसा था। लेकिन अब डर यह है कि कहीं ताकत का तराजू पूरी तरह इजराइल की ओर न झुक जाए। 2023 के बाद से यह डर और भी गहरा हुआ है। गजा जंग की शुरुआत के बाद से इजराइल ने 6 देशों पर बमबारी की है: गजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ट्यूनीशिया, कतर। कतर तो अमेरिका का जिगरी यार भी था, तब भी इजराइल नहीं माना। ये सब देखकर गल्फ के देश सतर्क हो गए हैं। उनकी स्ट्रेटजी है द डेविल यू नो, यानी वो शैतान जिसे आप जानते हैं वो उस अनजाने खतरे से बेहतर है जिसे आप नहीं जानते। अजीब लगेगा पर सच यही है। खाड़ी देशों को एक ऐसा ईरान चाहिए जो थोड़ा कमज़ोर रहे पर सांस लेता रहे, ताकि इजराइल की नज़रें उस पर टिकी रहें, वो दोनों आपस में उलझे रहें और उधर सऊदी, दुबई वाले अपना धंधा पानी करते रहें। न तो सुपर पावर ईरान, न ही सुपर पावर इजराइल। अगला पॉइंट है होर्मुज स्ट्रेट। नक्शे पर इस रास्ते को देखिए, गली है, नाम होर्मुज स्ट्रेट।
एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। ये स्ट्रेट खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। देखने में सिर्फ पानी का रास्ता है, लेकिन इसे कहा जाता है दुनिया की ऑयल लाइफलाइन। दुनिया का 20% तेल यहाँ से होकर गुजरता है। दुनिया की 20% LNG यानी गैस भी इसी रास्ते से गुजरती है। अब इसकी चौड़ाई देखिए, महज 33 किलोमीटर, और इसमें भी जहाज़ों के निकलने का रास्ता और भी सकरा है। यानी इसे चोक करना, इसका गला घोटना बहुत आसान है। खाड़ी देशों की रोजी रोटी इस रास्ते से जुड़ी है। उनकी अर्थव्यवस्था का 50% से ज़्यादा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इनका बजट बिगड़ सकता है। तारीख में इसकी मिसाल भी है। 1980 से 1988 के बीच जब ईरान इराक युद्ध हुआ था, तब ईरान ने ऐसा किया था। उसने समंदर में माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं। तब ब्रिटेन की नेवी को आकर रास्ता साफ करना पड़ा था। आज भी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के पास नावें हैं जो वहां गश्त लगाती हैं। उनके पास हज़ारों नेवल माइंस हैं, ऐसी मिसाइलें हैं जो दूसरे किनारे से टैंकर्स को उड़ा सकती हैं। अगर ईरान ने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई और चक्का जाम किया तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ने लगेंगे। भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। खाड़ी के देशों की तो कमर ही टूट जाएगी। अगला पॉइंट है क्रांति का डर, गद्दी छिन जाने का खौफ। सऊदी अरब और ईरान दोनों जानी दुश्मन हैं, लेकिन एक मामले में दोनों की किस्मत एक जैसी है। दोनों जगह तानाशाही सरकारें हैं। फ़र्क बस इतना है कि ईरान में चुनाव हो जाते हैं नाम मात्र के, लाखों लोग वोट डालते हैं। सऊदी अरब में तो ये भी नहीं है, सिर्फ म्यूनिसिपल लेवल्स पर चुनाव होते हैं। सऊदी के हुक्मरानों को डर है कि अगर अमेरिका ने ये कहकर ईरान पर हमला किया कि वो यहाँ लोकतंत्र लाना चाहता है या लोगों को आज़ाद कराना चाहता है, तो ये सऊदी अरब के लिए एक ख़तरनाक नज़ीर बन जाएगी। खाड़ी देश अपने पड़ोस में इनकलाब या क्रांति जैसे किसी वायरस से डरते हैं। ऐसा ही खौफ उन्हें ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद भी था। इसके अलावा गल्फ के कई देशों की डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ शिया आबादी की भी ठीक ठाक तादाद है। वो आबादी जिसे सुन्नी हुक्मरान हमेशा शक की निगाह से देखते आए हैं। मिसाल के तौर पर बहरीन को लीजिए, वहाँ 60 से 70% आबादी शिया है, लेकिन राज एक सुन्नी परिवार करता है। 2011 में वहाँ भयानक प्रदर्शन हुए, तब सऊदी अरब को अपनी फौज भेजकर मामला शांत करना पड़ा था। यही हाल सऊदी अरब का भी है। सऊदी का जो पूर्वी हिस्सा है यानी ईस्टर्न प्रोविंस, वहाँ सारा तेल निकलता है और उसी इलाके में शिया आबादी करीब 25 से 30% है। इन शिया लोगों की मुखालफत भी सऊदी के लिए मुश्किल होगी। आखिरी वजह है सियासी गणित। अगर मौजूदा हुकूमत गिरी तो गद्दी पर कौन बैठेगा? पश्चिम के जानकारों को लगता है कि गल्फ के देश रज़ा पहलवी को पसंद करेंगे। रज़ा पहलवी ईरान के पुराने शाह के आखिरी शाह के बेटे हैं। उन्हें लगता है कि एक मॉडर्न और सेक्युलर ईरान अरबों को रास आएगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि सब कुछ इतना सीधा भी नहीं है। खाड़ी के हुक्मरानों को 1979 के पहले शाह का दौर ज़रूर याद होगा। शाह खुद को पुलिसमैन ऑफ द मिडिल ईस्ट समझते थे, बाकियों को अपनी रियासत का जागीरदार। 1971 में जब ब्रिटिश फौज जा रही थी और UAE बन रहा था, तब शाह की फौज ने 3 टापुओं पर कब्जा कर लिया था, अबू मूसा और टुब्स। वो टापू आज भी ईरान के कब्जे में है। तो फिर अरब देश चाहते क्या हैं? एक बीमार ईरान। इतिहास में एक टर्म इस्तेमाल होता था, सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप का बीमार आदमी। उस्मानिया सल्तनत के लिए, ओटोमन एम्पायर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज गल्फ के देश भी चाहते हैं कि ईरान सिक मैन ऑफ द मिडिल ईस्ट बना रहे, जिस पर पाबंदियां लगी रहें, जो पाबंदियों के बोझ तले दबा हो, ताकि उसे डराया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। अब आखिर में मिलिट्री के नज़रिए से भी देख लीजिए। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल ज़ख़ीरा है और खाड़ी देश के बड़े शहर, बड़े रिफाइनरीज इनकी रेंज में हैं। इसके अलावा कुछ गले की हड्डियां भी हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेसेस हैं। शांति के वक्त में तो ये सुरक्षा की गारंटी के समान लग सकते हैं, लेकिन जंग के वक्त यही बेसेस टारगेट्स भी बन सकते हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस है, अमेरिका की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर। जून 2025 में ईरान ने यहाँ पर हमला भी किया था। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट का अड्डा है, नेवी का कंट्रोल यहाँ से चलता है। कुवैत में अमेरिकी आर्मी का लॉजिस्टिक हब है। आपकी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी दिखाई गई है। आशंकाएं इसलिए भी हैं क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो आपको दुश्मन समझा जाएगा। इसीलिए इन देशों ने अमेरिका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। लेकिन क्या इतने से ईरान पर हमला रुक जाएगा? नहीं। इन सब के बावजूद अमेरिका के पास ऐसी मिलिट्री पावर है कि वो हमला कर सकता है। कैसे? अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। खबर है कि एक और युद्धपोत उस इलाके में भेजा जा रहा है। हमले इनके इस्तेमाल से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूर दराज के अड्डे भी हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया नाम का एक बेस है, यहाँ से भी बॉम्बर्स लाए जा सकते हैं।
एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे बॉम्बर्स सीधे अमेरिका से ईरान भी आ सकते हैं। ऐसा जून 2025 में हुआ था। तब B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी थी और सीधे ईरान पहुंचे थे। आपकी स्क्रीन पर एरियल रिफ्यूलिंग का एक वीडियो है। आप देख सकते हैं जॉर्डन या इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके भी जेट्स को ईरान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन पेच ये है कि इससे अमेरिका का खर्चा बढ़ेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा और ऑपरेशन जटिल हो जाएगा। तो ऐसे में ट्रंप क्या करने वाले हैं, सुनते हैं जानकारों से। ईरान के पड़ोसी भी हैं, वहां पे चिंताएं हैं कि यदि ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इनकी टेरिटरी जो है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, वहां पर नुकसान हो सकता है, घबराहट भी है। साथ ही ये OIC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर एक साथ ईरान के बैठते हैं, एक इस्लामिक सॉलिडारिटी की भी बात है, उस लिहाज से भी चिंता है। लेकिन आप देखिए कि इन तमाम बयानों और इन तमाम दस्तावेजों की जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके अलावा भी एक डिप्लोमेसी चल रही है। जब आप और हम बात कर रहे हैं तब सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे हैं वॉशिंगटन DC में। कल उनकी मुलाकात हुई है मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अन्य जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि प्रेसिडेंट हैं UAE के, वो मॉस्को पहुंचे हुए हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से एक जबरदस्त गहमा गहमी है। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, वो तेहरान पहुंचे हुए हैं, वहां उनकी बातचीत हुई है। तो एक डिप्लोमेटिक कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से इस टकराव को टाला जा सके। जहां तक अमेरिका का सवाल है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका ने अपना जो युद्धक बेड़ा है USS अब्राहम लिंकन यानी विमान वाहक पोत जो है उसको पहुंचाया है उस एरिया में, उस रीजन में, जो कि गल्फ ऑफ फारस और गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके इलाके के अंदर पहुंचाया है। और उसके साथ साथ अमेरिका ने करीब 40,000 जो अपने फौजी दस्ते हैं उनकी तैनाती वहां पे मुकम्मल की है। यानी अमेरिका ये दबाव बनाना चाहता है कि ईरान उनके साथ समझौता कर ले, बातचीत की मेज पर आ जाए, उन शर्तों पर समझौता करे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, अन्यथा जो सैन्य कार्रवाई है उसका विकल्प तैयार होगा। अब डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तुर्की में खिचड़ी पक रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची तुर्की के अंकारा शहर जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच एक वीडियो कॉल करवाने की कोशिश में है ताकि किसी तरह बात बन जाए। उधर ट्रंप ने कहा है हमारे जंगी जहाज रास्ते में हैं, वक्त कम है, टाइम इज रनिंग आउट, ईरान परमाणु हथियार छोड़े और डील करे वरना अंजाम बुरा होगा। तो आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। ट्रंप ने ब्रिटेन को चीन के साथ व्यापार करने को लेकर चेताया है। कहा है कि लंदन के लिए बीजिंग के साथ नज़दीकी बढ़ाना बेहद खतरनाक हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने चीन के साथ रिश्तों की तारीफ भी की। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लगभग 3 घंटे लंबी बातचीत की, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नरमी दिखी। बैठक के बाद स्टारमर ने कहा कि चीन के साथ ब्रिटेन के रिश्ते इस समय अच्छी और मजबूत स्थिति में हैं और बातचीत वैसी ही रही जैसी उम्मीद थी। हाल के हफ्तों में कई पश्चिमी नेता चीन गए हैं। उन्होंने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से रिश्ते बनाए रखने में दिलचस्पी जताई है। दूसरी तरफ ट्रंप भी पिछले कई समय से लगातार यूरोपीय देशों को ही टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अपने देश के आर्थिक हितों के लिए यूरोपियंस अब चीन का रुख कर रहे हैं। अब जहां एक तरफ यूरोप से तकरार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने फिर दावा किया है कि वो पुतिन के बेस्ट फ्रेंड हैं। सीधा यही दावा नहीं, लेकिन ट्रंप ने ये जरूर कहा है कि पुतिन ने उनके कहने पर यूक्रेन पर हमला रोक दिया। हमेशा के लिए न सही, लेकिन एक हफ्ते तक पुतिन यूक्रेन पर अटैक नहीं करेंगे। वजह बताई गई है कड़ाके की ठंड। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में तापमान अगले कुछ दिनों में -24 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला है। रूस पहले भी कड़ाके की ठंड में यूक्रेन की बिजली और ऊर्जा व्यवस्था पर हमले तेज करता रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप ने कहा मैंने खुद पुतिन से कहा कि एक हफ्ते तक कीव और दूसरे शहरों पर हमला न करें, और उन्होंने मान लिया। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं बताया कि हमला रोकने की शुरुआत कब से होगी। रूस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया है। दूसरी सुर्खी इंडोनेशिया से, जहां आचे इलाके में शरिया पुलिस ने एक लड़के लड़की को 140 कोड़े मारे। दोनों को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और शराब पीने के लिए यह सजा दी गई। सजा खुले पार्क में सबके सामने मिली। बेंत की छड़ी से दोनों के पीठ पर 140 बार मारा गया। 21 साल की लड़की कोड़े खाते खाते बेहोश हो गई। फिर महिला पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गई। कपल के अलावा 29 जनवरी को 4 और लोगों को सजा दी गई थी। इनमें इस्लामिक शरिया पुलिस का एक अधिकारी भी शामिल था। वह अपनी एक महिला साथी के साथ एक घर में अकेले मौजूद था, जिस पर उसे और महिला दोनों को 23 कोड़े पड़े। सभी को शरिया कानून तोड़ने का दोषी पाया गया था।
आचे में शरिया कानून के तहत शराब पीने, जुआ खेलने, शादी के बिना संबंध बनाने और समलैंगिक रिश्ते रखने पर कोड़े मारे जाते हैं। इससे पहले 2025 में 2 पुरुषों को भी 76 कोड़े मारे गए थे। अगली सुर्खी खबर है कि ट्रंप की सरकार के अधिकारी कनाडा के एक ऐसे ग्रुप से मिले हैं जो अल्बर्टा प्रांत को कनाडा से अलग देश बनाना चाहता है। ग्रुप का नाम है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट APP। ये संगठन चाहता है कि तेल समृद्ध अल्बर्टा प्रांत को ज्यादा आज़ादी मिले या फिर पूरी तरह कनाडा से अलग हो जाए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पिछले 9 महीनों में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने वॉशिंगटन DC में APP के लोगों से 3 बार मुलाकात की। APP के वकील और अलगाववादी नेता जेफरी रॉथ ने इन बैठकों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अल्बर्टा को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका एक आज़ाद और अलग अल्बर्टा को लेकर बहुत उत्साहित है। APP खुद को एक ऐसा संगठन बताता है जो अल्बर्टा की समृद्धि, अपने फैसले खुद लेने के हक और आज़ादी के बारे में लोगों को समझाता है। उनका मकसद है कि अल्बर्टा को अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल मिले, चाहे वो कनाडा के अंदर रहकर हो या बाहर निकलकर। APP की सबसे बड़ी योजना है अल्बर्टा की आज़ादी पर जनमत संग्रह कराना। इसके लिए वे अभी तक करीब 1,80,000 लोगों के साइन इकट्ठा करने की कोशिश कर चुके हैं। इतने साइन होने पर ही कानून के तहत वोट कराया जा सकता है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। कनाडा के कानून के मुताबिक कोई भी प्रांत अपने दम पर देश से अलग नहीं हो सकता। 1995 में क्यूबेक में आज़ादी पर वोट हुआ था। उसके बाद कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी प्रांत अकेले फैसला लेकर अलग नहीं हो सकता। अगर कभी जनता साफ बहुमत से अलग होने के पक्ष में वोट भी कर दे तो भी इसका मतलब तुरंत आज़ादी नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार और बाकी प्रांतों के साथ लंबी बातचीत और संविधान पर चर्चा करनी होगी। साल 2000 में बना क्लैरिटी एक्ट यही नियम तय करता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।